नमस्कार दोस्तों, सुपर क्लस्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम देखेंगे हिस्ट्री सीरीज का। जैसा कि हमने एक दो शायद क्लास हिस्ट्री में कर चुका है ऑलरेडी। ये हिस्ट्री में हम जो डीपली पढ़ रहे हैं, पूरा जीरो से हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, उसमें ये अगला सीरीज रहेगा हमारा। ठीक है, तो जिन्होंने अगर पिछले दो वीडियो अगर नहीं देखा है, वो प्लीज जाके पहले वो दो वीडियो देखिए, फिर यहाँ से आपको समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है, तो हमने जीरो से पूरा हिस्ट्री की शुरुआत किया है, तो इसलिए आप लोग प्रयास कीजिए कि जो पीछे हमने पढ़ा दिया है आप उसको पढ़ के आइए। ठीक है, और उसको पढ़ने के बाद इसको पढ़िए। ये कंटिन्यू हमारा सीरीज चल रहा है, ठीक है, हिस्ट्री का, जिसमें हम पूरा जीरो से एकदम आधुनिक भारत तक, वर्ल्ड हिस्ट्री तक हम जाएंगे। ठीक है, बीच में आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा। अभी ये थोड़ा आपको इतिहास से परिचय करा रहे हैं। अभी इतिहास का परिचय चल रहा है, जिसमें हम लोग विभिन्न साहित्यिक माध्यम, पुरातात्विक माध्यम, ये सब अभी देख रहे हैं। जब ये सब खत्म हो जाएगा उसके बाद इतिहास पढ़ेंगे एकदम स्टोरी टाइप में। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हम पढ़ रहे हैं, और आपको कहानी सुन के वो चीज याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे वो सब चीज आगे मिलेगा हमको। पहले ये हिस्ट्री का जो परिचय है, जिसमें हम लोग कुछ साहित्यिक स्रोत देखे हुए हैं, वेद पढ़े हुए हैं, वो सब पढ़ने के बाद आज कुछ देखेंगे। वेदांगोग्रह है, महापुराण है, पुराण, महाकाव्य, ये सब है। तो पहले इस सब को जान लेते हैं, क्योंकि ये सब के माध्यम से ही हम लोग को इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, देखेंगे इसमें कुछ पॉइंट। इसके बाद हमारा और एक दो वीडियो ऐसा रहेगा परिचय वाला, जिसमें हम लोग को पहले ये जानना है कि आखिर इतिहास का मुख्य स्रोत क्या क्या चीज है। उसके बाद हम पूरा डीपली स्टोरी में चले जाएंगे। स्टोरी के माध्यम से हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आप कहानी सुनिएगा, कहानी में ही हर चीज आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये सीरीज अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आपकी जैसे मैं अपना योगदान दे रहा हूं, तो आप प्लीज अपना योगदान भी दें। ठीक है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे हम लोग पिछले क्लास में हम लोग इतिहास का वेद के माध्यम से, जो साहित्यिक स्रोत में वेद था, तो वेद के माध्यम से हमने इतिहास को जाना था, वेद को जाना था कि वेद में आखिर क्या क्या चीज है। आगे हम देखते हैं वेदांग। ठीक है, वेदांग देखते हैं। सबसे पहला चीज कि वेदांग में टोटल, ये वेदांग क्या है? वेद प्लस अंग। अगर इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो वेद प्लस अंग, यानी कि वेद का ही ये भाग होते हैं, अंश होते हैं, टुकड़ा होते हैं। ठीक है, तो वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में एक ही जगह पे डाटा लिखवा दिया था कि वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6, उपनिषदों, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है, तो प्लीज ये डाटा याद रखिएगा, क्योंकि किसी किसी एग्जाम में ऑनलाइन और क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, या पुराणों की संख्या कितनी है, या उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो प्लीज ये डाटा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषदों की संख्या 108। चलिए सबसे पहले वेदांगों की संख्या हमारी कितनी है? 6 वेदांग, यानी कि वेदों के अंश या टुकड़े। ठीक है, देखिए वेदांग में 6 हैं, जो एग्जाम ऑफ व्यू से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे। शॉर्ट ट्रिक है ब्याजो नीसी कच्छ। एक शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, ब्याजो नीसी कच्छ, ब्याजो नीसी कच्छ। अब देखिए, ब्या से व्याकरण, ज्यो से ज्योतिष। ठीक है, ब्याजो, नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, ब्याजो नीसी, क से कल्प और छ से छंद। ठीक है, तो एक ट्रिक याद रखिएगा, ब्याजो नीसी कच्छ, जिससे व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। आपको टोटल 6 वेदांगों की संख्या बस याद, बस इतना ही रखना है। ज्यादा वेदांग में डीपली आपसे कहीं से भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो ठीक है, तो बस वेदांग को जानिए कि वेदांग कितने हैं और कौन कौन सा है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा
महाकाव्य। तो देखिए महाकाव्य में हमारे मेनली दो ही आते हैं, एक हमारा महाभारत और एक रामायण। सबसे पहले रामायण आता है हमारा, फिर उसके बाद महाभारत। ठीक है, रामायण जैसे हम लोगों ने देखा भी होगा और सुना भी होगा। ठीक है, तो रामायण जो है, रामायण का रचनाकार माना जाता है महर्षि वाल्मीकि को। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि को रामायण का रचनाकार माना जाता है, और महाभारत जो है वो महाभारत का रचनाकार वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य हमारा महाभारत है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? हमारा महाभारत है। ठीक है, देखिए महाकाव्य में सिर्फ हमारे दो, महाभारत और रामायण। ठीक है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम में ऐतिहासिक लेखकों ने, इतिहास के जो रचनाकार लोग हैं वो रामायण और महाभारत को इतिहास की दृष्टि से नहीं देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा पुराण। ठीक है, तो पुराण की टोटल संख्या है 18। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अब ये 18 पुराण हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम अभी से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसमें जो इंपॉर्टेंट है उस फैक्ट को हम जरूर देखेंगे। देखिए सबसे पहले पुराण जानते हैं, तो पुराण का जो रचनाकार माना जाता है लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र जो थे उग्रश्रवा। लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र जो थे उग्रश्रवा को पुराणों का रचनाकार माना जाता है। ठीक है, और अगला पॉइंट इसमें पुराण में कि जो मत्स्य पुराण है, ठीक है, ये सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। ठीक, चलिए 2-3 पुराण को देखते हैं। कभी कभी ऑनलाइनर क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि कौन से पुराण किस वंश से संबंधित है। ठीक है, तो टोटल तो 18 पुराण है, लेकिन हमको 18 नहीं देखना है, 2-3 देखते हैं। देखिए पुराण इधर है और संबंधित राजवंश इधर है। तो मत्स्य पुराण जो कि सबसे प्राचीन पुराण है वो किससे संबंधित है? आंध्र सातवाहन से। ठीक है, सातवाहन वंश जो कि साउथ में हुआ करते थे, तो आंध्र सातवाहन मत्स्य पुराण जो है वो आंध्र सातवाहन से संबंधित है। ठीक है, अब विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। तो कैसे याद रखेंगे विष्णु पुराण? तो देखिए मौर्यकालीन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे अभी जान लीजिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी था। ठीक है, तो वहां से याद रखेंगे कि विष्णुगुप्त, तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, तो चाणक्य का नाम ही रहता है विष्णुगुप्त। ठीक है, तो विष्णु पुराण हो गया मौर्य वंश से संबंधित। और वायु पुराण, वायु ध्यान रखेंगे कि वायु मौजूद रहता है लेकिन पता नहीं रहता हमको। ठीक है, तो वायु गुप्त रहता है, जैसे ये समझने के लिए बता रहे हैं आपको। वायु हमें सब जगह है लेकिन पता नहीं चल पाता है, तो वायु गुप्त रहता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, चलिए हमारा वेदांग, महाकाव्य और पुराण हो गया। अब देखते हैं साहित्यिक स्रोत में बौद्ध साहित्य। ठीक है, बौद्ध साहित्य के माध्यम से हमको क्या इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है उसको देखेंगे। चलिए बौद्ध साहित्य में देखेंगे, सबसे पहले आता है त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं एक बार मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है बौद्ध धर्म। त्रिपिटक में आते हैं विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक आते हैं, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिलती है यहाँ से। तो बौद्ध ग्रंथ का सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक में 3, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, अगला पॉइंट है कि देखिए बौद्ध ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं, जितने बौद्ध साहित्य या बौद्ध ग्रंथ जितने लिखे गए, सबका सब
एक ही भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा। कौन सा भाषा में? पाली भाषा में। जो भी बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध का जो भी साहित्य लिखा गया है वो बौद्ध से रिलेटेड तो पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो एक तो याद रखेंगे कि जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है जातक। जातक देखिए, जातक क्या है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का एक संग्रह है। ठीक है, तो जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां का वो संग्रह है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जातक किस धर्म से संबंधित है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखेंगे, ये हम लोग बौद्ध साहित्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने बौद्ध धर्म ऑलरेडी पढ़ चुका है, ये बौद्ध साहित्य देख रहे हैं। बौद्ध साहित्य देखेंगे, इसके बाद जैन साहित्य हम लोग देखेंगे। ये साहित्य यानी कि जो उस काल में, जैसे बौद्ध काल में कौन कौन से बुक जो हैं जो बौद्ध धर्म की जानकारी देते हैं, कौन कौन से किताब में ये चीज लिखा गया है, तो ये उस समय का जो रचना किया गया है उनको साहित्य यानी कि बौद्ध धर्म के विषय में जो बताता है उसको बौद्ध साहित्य, जैन धर्म के विषय में जो बताएगा उसको जैन साहित्य कहेंगे। ठीक है, तो वही हम देख रहे हैं अभी बौद्ध साहित्य। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म की जानकारी हमें किन किन चीजों में मिलती है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश ये दोनों पाली भाषा में रचना की गई एक साहित्य है, जिसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। कौन कौन से? दीपवंश और महावंश दोनों पाली भाषा में रचना की है। दोनों साहित्य जो है ये पाली भाषा में लिखी गई है और दोनों साहित्य से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक, अगला पॉइंट है मिलिंद-पन्हो। मिलिंद-पन्हो एक साहित्य जो कि नागसेन द्वारा पाली भाषा में लिखा गया है। मिलिंद-पन्हो जो कि पाली भाषा में लिखा गया है नागसेन द्वारा। नागसेन बौद्ध धर्म के एक प्रमुख अनुयायी थे। ठीक है, तो नागसेन द्वारा पाली भाषा में मिलिंद-पन्हो लिखा है और मिलिंद-पन्हो में एक आएगा हिंद यवन शासक। ठीक है, इंडो ग्रीक शासक जिसको हिंद यवन शासक भी कहते हैं, मिनांडर। ठीक है, कौन? मिनांडर। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया ऑलरेडी। तो एक हिंद यवन शासक हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, इसके बाद आएगा जब हम लोग प्राचीन काल में आक्रमण देखेंगे तो वहां पे आएगा मिनांडर का नाम, तो हम लोग वहां पे डिटेल से मिनांडर को जानेंगे। तो मिनांडर, बस आप यहाँ पे जानिए कि हाँ मिनांडर कोई था जो आगे मिलेगा आपको। मिनांडर जो था, मिनांडर का इतिहास, मिनांडर के विषय में पूरा जानकारी मिलती है किससे? नागसेन के रचना मिलिंद-पन्हो से। ठीक है, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा कथा वस्तु। कथा वस्तु जो कि हीनयान संप्रदाय, हीनयान जैसे कि बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। ठीक है, तो हीनयान जो था, तो हीनयान संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ था उसको कथा वस्तु कहा गया है। ध्यान रखेंगे, हीनयान संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ था, जो प्रमुख साहित्य था, उसको क्या कहा गया? कथा वस्तु कहा गया। ठीक है, उसमें क्या दर्शाया गया है? उसमें बुद्ध के जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। ठीक है, कथा वस्तु जो कि हीनयान संप्रदाय का था, बुद्ध के जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, देखिए एक ललित विस्तार। ठीक है, ललित विस्तार एक साहित्य है, ललित विस्तार, जो कि बौद्ध धर्म के ही दूसरे भाग महायान, एक हीनयान एक महायान, तो महायान संप्रदाय का जो प्रमुख साहित्य है वो ललित विस्तार है। ठीक है, और महायान संप्रदाय का एक और साहित्य है दिव्यावदान। दिव्यावदान। ठीक है, अब देखिए ललित विस्तार जो है, इसमें बुद्ध के कार्यों की चर्चा की गई है। बुद्ध को भगवान माना गया है और उनके कार्यों की चर्चा की गई है। ठीक है, अब देखिए, और जो दिव्यावदान है महायान संप्रदाय का,
इसमें अशोक के उत्तराधिकारी यानी कि अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्यमित्र शुंग यानी कि शुंग वंश का जो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो पुष्यमित्र शुंग तक के इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है, वहां तक के राजवंशों की जानकारी मिलती है। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं, अब अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट में हम देखते हैं जैन साहित्य। जैसे बौद्ध साहित्य हमने देखा, वैसे देखते हैं जैन साहित्य। ठीक है, तो जैन साहित्य में सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जैन साहित्य जो होता है उसको आगम कहा जाता है, यानी जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें नोट कीजिएगा कि जो कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र एक साहित्य है जिसमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास की जानकारी कल्प सूत्र से मिलती है। ठीक है, जो कि भद्रबाहु द्वारा रचित है। ठीक है, फिर से एक बार सुनिएगा कि जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है तो वो हमें मिलती है कल्प सूत्र से। कल्प सूत्र जिसकी रचना भद्रबाहु द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा आता है भगवती सूत्र, है ना, भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र में क्या है कि महावीर स्वामी जो थे उनके जीवन चरित्र का चित्रण किया गया है। ठीक है, यानी कि उनके जीवनी पर लिखा गया है भगवती सूत्र। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि कल्प सूत्र जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो ये ध्यान रखिएगा जिसमें सूत्र लगा हो वो जैन धर्म से। ठीक है, भगवती सूत्र या कल्प सूत्र। देखिए और कुछ, ये तो हमारा हो गया साहित्यिक स्रोत। कुछ और बुक जो हैं, यानी कुछ और ऐसे स्रोत हैं जिनको हम अन्य में रखेंगे। तो कुछ ऐसे साहित्य मिले हैं जिनको किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें इतिहास की जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र, पहला हमारा आता है अर्थशास्त्र। तो देखिए अर्थशास्त्र जो है ये चाणक्य द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो है ये चाणक्य द्वारा लिखा गया था। और अर्थशास्त्र में क्या था, तो मौर्यकालीन जो समाज था, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था को दर्शाया गया था अर्थशास्त्र में। तो आप लोग लिख लीजिएगा इधर, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन शासन व्यवस्था को दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य द्वारा लिखा गया है इसमें मौर्यकालीन शासन व्यवस्था को दर्शाया गया है। ठीक है, ये अर्थशास्त्र नाम है लेकिन ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये पॉलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, ये पॉलिटी का पहला बुक माना जाता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो है ये चाणक्य द्वारा लिखा गया, इसमें मौर्यकालीन जो समाज था उसके शासन व्यवस्था को दर्शाया गया है। ठीक है, अगला है हमारा राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो कि कलहण द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी जो कि कलहण द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या है कि इसमें कश्मीर का इतिहास को दर्शाया गया है। कश्मीर के जितने राजवंश हुए उनके इतिहास को लिखा गया है राजतरंगिणी में। ठीक है, राजतरंगिणी जो कि कलहण द्वारा रचित है, इसमें कश्मीर के इतिहास को दर्शाया गया है। राजतरंगिणी संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, राजतरंगिणी संस्कृत में लिखा गया और माना जाता है कि इतिहास लेखन यानी इतिहास लिखने की संस्कृत भाषा में इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास राजतरंगिणी है। ठीक है, इतिहास लेखन के लिए संस्कृत भाषा में इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास माना जाता है राजतरंगिणी को। फिर से सुनिएगा, संस्कृत भाषा में इतिहास लेखन यानी इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास माना जाता है राजतरंगिणी को। ठीक है, जो कि कलहण द्वारा रचित है। इसमें कश्मीर के इतिहास को दर्शाया गया है और राजतरंगिणी जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जिसके लेखक पाणिनि।
अष्टाध्यायी जिसके लेखक पाणिनि है, ठीक है। अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित है, ठीक है। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो व्याकरण से संबंधित है, जो कि पाणिनि द्वारा रचित है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा महाभाष्य। महाभाष्य जो कि पतंजलि द्वारा लिखा गया है, महाभाष्य जो कि पतंजलि द्वारा है। पतंजलि लेखक का नाम है, पतंजलि ब्रांड पे मत चले जाइएगा, बाबा रामदेव के ठीक है। तो पतंजलि अष्टाध्यायी जो है, सॉरी महाभाष्य जो है, महाभाष्य ये पतंजलि द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और उसमें महाभाष्य में है क्या, तो पुष्यमित्र शुंग जो था, जो कि शुंग वंश का संस्थापक होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छा से। तो शुंग वंश का संस्थापक जो था पुष्यमित्र शुंग, उसके विषय में विशेष जानकारियां यानी कि पूरा डीपली नॉलेज यहां से मिलता है, ठीक है। तो महाभाष्य से जो कि पतंजलि द्वारा रचित है, उसमें पुष्यमित्र शुंग की ऐतिहासिक घटना को दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त द्वारा रचित है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र जो कि कालिदास, कालिदास मालविकाग्निमित्र जो कि कालिदास द्वारा रचित है। बुद्ध चरित्र, अश्वघोष, बुद्ध चरित्र जो कि अश्वघोष द्वारा रचित है, ठीक है। और हर्षचरित एवं कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा, बाणभट्ट हर्षचरित जो कि बाणभट्ट द्वारा लिखा गया। ये विभिन्न साहित्य हैं जिनको अन्य में रखा जाता है, इससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हमारा साहित्यिक स्रोत समाप्त हो गया, ठीक है। इतिहास में जो हम साहित्यिक स्रोत देख रहे थे वो हमारा समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वो चीज देखेंगे जो कि यात्री वृत्तांत, विदेशी यात्रियों का जो यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है कि जैसे कोई आदमी आया यात्रा करने के लिए, और यात्रा करने के बाद अपने डायरी में, अपने बुक में जो चीज लिखता है, अपने जैसे अपना फीलिंग को लिखता है कि हाँ जैसे इंडिया आने के बाद हमको ये चीज अच्छा लगा, वो चीज अच्छा लगा, ये चीज खराब लगा, ठीक है। तो उसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग वैसे विदेशी यात्री बहुत आए थे भारत, तो उसमें हम मेनली जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को देखेंगे, जो एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो हम उन्हीं को देखेंगे। उसमें देखेंगे कि किसने भारत के विषय में क्या कहा, और जो भी आए तो भारत के विषय में क्या क्या बताएं, ठीक है। उनके इतिहास जो यात्रा वृत्तांत है उससे हमें क्या जानकारी मिलती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो भी अच्छा लग रहा हो। अगर आप लोग को भी ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये सीरीज अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक गहराई तक हम लोग इतिहास के जा सकें, वो भी हंसते खेलते, जिससे हमें पता भी नहीं चले कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं और आसानी से इतिहास को पढ़ लें, ठीक है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।